नमस्कार दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भगवा ऑटो यूनियन के अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र कुमार जी त्रिपाठी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। इंदौर महानगर की शक्ल लेता चला जा रहा है और ऐसे में ऑटो यूनियन जो आपने पदभार संभाला है उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव का योगदान, उनका मार्गदर्शन मिला है। आज ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हुई थी जिसकी वजह से आपको प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी और उसके माध्यम से आपको ये कहना पड़ा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा मातृ संगठन है। संघ की शाखाओं में मैंने बोलना, चलना, सभ्यता, आचरण सब चीजें सीखी हैं और माननीय राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं बचपन से ही पसंद करते हुए आया हूं और आज जो कैलाश जी के पीछे भीड़ है वो इसलिए है क्योंकि वो जन नेता है। कैलाश विजयवर्गीय जी आज बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। नहीं, आप ये बताइए कि क्या जरूरत आन पड़ी थी जो हम आज चुनाव का जो लोकतंत्र का महायज्ञ होता है, ये स्थानीय स्तर पे, हम स्थानीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, मतदान एक बड़ा अहम विषय होता है, एक अहम कार्यप्रणाली होती है, तो उसको रोकने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ा, क्यों ऐसा? देखिए, जब माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो बच्चा रोता है। वही स्थिति आज हमारे साथ हो रही है। भगवा ऑटो यूनियन पिछले 6 महीनों से जब से बनी है, मैं अध्यक्ष बना। ये जो ऑटो यूनियन वाले हैं, जितने भी ऑटो चालक हैं, इन्होंने कोरोना काल में बहुत काम करा, समाज की सेवा की। समाज की सेवा के साथ साथ इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर, भरचक लॉकडाउन के अंदर मरीजों को हॉस्पिटल लाना ले जाना ऑटो के द्वारा हो रहा था। गैस, ऑक्सीजन की हमें दिक्कतें बहुत हुई। पूरा शहर सब जानता है कि ऑक्सीजन की एक समय में इतनी परेशानी आई कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती थी। ऑटो वाले ऑक्सीजन की टंकियां अपनी रिक्शा में रख करके अस्पताल तक पहुंचा रहे थे, लोगों के घर तक ऑक्सीजन की टंकियां पहुंचा रहे थे। तो ऑटो वालों ने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करा। अब कोरोना वॉलंटियर के रूप में जब उन्होंने काम करा, समाज सेवा की, वो उनकी एक अच्छाइयां थी जो उस समय वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं भी कोरोना काल में मैं भी सतत वैक्सीन सेंटर पे मैंने सेवाएं दी। घर घर लोगों से जाकर आग्रह करा कि आप वैक्सीन लगवाइए। अस्पताल में कई मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जहां जहां आवश्यकता लगी, कई जगह से मेरे पास फोन आए, मैंने उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन जहां से भी मेरी बात थी मैंने करवाए, उनको दिलवाए। माननीय आकाश विजयवर्गीय जी का भी बहुत बहुत योगदान रहा है कि उनसे भी मैंने कई इंजेक्शनों का बोला और उन्होंने अस्पताल भिजवाए। माननीय कैलाश जी का बहुत सहयोग रहा। तो जब हम सब एक टीम नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे, तो बाद में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, हम लोग सब बैठे, तो ऑटो वालों ने मुझे समस्या बताई कि अभी शहर के अंदर एक बाइक टैक्सी चल रही है जो मोटरसाइकिल को टैक्सी का रूप बना करके कुछ युवा चला रहे हैं। और ओला, उबेर, जुगनू, मैक्सिमो, रैपिडो, ये 5 कंपनियां हैं जिसका आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में। उससे आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, आपको सवारी मिल जाती है और आप उसको सवारी को गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कोई परमिट नहीं है उनके पास। आरटीओ की तरफ से कोई परमिट नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही उनके पास कोई कागज है और ना ही उनका कोई ड्रेस कोड है कि वो, और ना ही उनकी गाड़ी पर पीली नंबर प्लेट है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि अवैध रूप से ये गाड़ियां चल रही हैं। मैंने जाकर के खुद ने सुबह 6 से 6:30 बजे करीब में बड़ी लाइन स्टेशन पर गया। वहां मैंने देखा तो बेचारे रिक्शा वाले जो 8-8 घंटे स्टैंड पे खड़े रहते हैं, बाइक वाला आता है, सवारी को बिठाता और चला जाता है। ऑटो वाले के पेट पर सीधे सीधे लात लग रही है, उसकी रोजी रोटी जा रही है। ये क्या दबाव पूर्वक सवारी को बैठाते हैं?
नहीं, दबाव पूर्वक नहीं बैठाते हैं। एक्चुअली इनका जो ऐप डाउनलोड होता है, ओला, उबेर, जुगनू, मैक्सिमो, रेपिडो, ये 5 कंपनियों का आप उसमें करो तो जैसे सिंगल सवारी है तो वो लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में आजकल ओला, उबेर बुक कर लेते हैं। उसमें वो बाइक आ जाती है और बाइक वाला इनको गंतव्य तक पहुंचाता है। हमने कई मोटरसाइकिल वालों को रोका जो सवारी ले जा रहे थे। जब हम उनको थाने ले गए तो ना तो उनके पास लाइसेंस मिला, ना उनके पास कागज मिला। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो नाम अपना अजय बता रहा था उसका नाम रिजवान निकला। तो इस प्रकार की नाम बदल के भी लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। समाज किस ओर जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं तो मुझे इस ओर मुझे काफी पीड़ा हुई कि ये एक समाज में कुरीति आ रही है। एक बगैर परमिट, बगैर लाइसेंस वाला व्यक्ति, जिसकी ना तो कोई ड्रेस कोड है, ना उसके पास कोई परमिशन है, वो व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। और जो रोड टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, आरटीओ में अपने कागज दिखाते हैं, आरटीओ से सत्यापन कराते हैं, अपनी गाड़ी फिटनेस कराते हैं, वो लोगों के साथ में क्यों अत्याचार हो रहा है? तो कुल मिलाकर आपको शासन प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग या कोई आश्वासन नहीं मिला, जिस वजह से आपको ये स्टेप लेना पड़ा? देखिए, हमने कलेक्टर महोदय को फरवरी महीने में 17 फरवरी के दिन हम जन सुनवाई में गए। मंगलवार की जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया, उनसे निवेदन किया। पवन शर्मा जी ने हमारी बात को भी सुना और उन्होंने तत्काल हमारे सामने आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी जी को फोन करके सारी समस्या बताई कि ये बाइक टैक्सी को बंद करो। और ई चालान जो 2015 2016 तक के ई चालान 8-8 साल 7-7 साल हो गए, अभी तक वसूले जा रहे हैं, जबकि एक ई चालान 500 रुपए का होता है। रिक्शा वाले अपने जो, उनको ना तो लिखित में कुछ कागज, उनके आज तक कोई नोटिस उनके घर पे गया है, कभी कुछ नहीं गया। चाहे जहां डंडा अड़ाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो खींचते हैं और बताते हैं आपके 15 ई चालान है, आपके 10 ई चालान है। एक ई चालान 500 रुपए का है, 15 ई चालान आपने बताया तो 7,500 रुपए उससे मांगे जाते हैं। अब 7,500 रुपए वो गरीब आदमी कहां से देगा, कैसे देगा? नहीं देने पर उसको साथ अत्याचार होता है, उसको डंडा मारा जाता है, उससे अभद्रता की जाती है, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है, थाने बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार के मैं समझता हूं समाज इतना पीड़ित होता जा रहा है इन सब चीजों से, क्योंकि आपने पुलिस प्रशासन को छूट दी है कि आप क्राइम खत्म करो, लेकिन आप जो ईमानदारी से मजदूर आदमी अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए रिक्शा चला रहा है ईमानदारी से, जो रोड टैक्स दे रहा है, आपको सारे टैक्स भर रहा है, कागज कंप्लीट है उसके, उस आदमी के साथ आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, आप तो अगुवाई कर रहे हैं इस भगवा ऑटो यूनियन की जी। क्या जनता में से किसी ने इस बात की शिकायत पुलिस से की या प्रशासन से की? देखिए, कई ऑटो वालों ने शिकायत पहले की। ऑटो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे सवारी की और आम जनता की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जनता की तरफ से तो अभी मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ सवाल जवाब आया हो, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन जब मुझे इन सब ने अपनी पीड़ा बताई, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर के भी ई चालान है, कोरोना काल के अंदर आप बताइए कहाँ नियमों का पालन हो रहा था? उस समय पूरा शहर लॉकडाउन था। इसका कहीं ना कहीं नियम बनना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि इनको अधिकृत हो जाए, ये इनकी भी रोटी रोजी चलती रहे और ऑटो यूनियन वालों की, आपके, उनकी भी रोटी रोजी चल जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? रास्ते के लिए हमने उनसे ये निवेदन करा कि आप 2021 तक के सभी ई चालान को माफ कर दीजिए। 2022 से जो रेगुलर रहेंगे ई चालान जी, वो आप मान्य कीजिए। दूसरा हमारा एक निवेदन प्रशासन से ये भी है कि जो आपने कैमरे लगा रखे हैं जो लाल सिग्नल पर, ये रात को 11 बजे भी फोटो खींच रहे हैं गाड़ियों के। रात को 11 बजे भी, अगर आप, अब 11 बजे तो कोई नियम नहीं रहता, रात को लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती का कोई नियम नहीं है। रात को 11 बजे भी ऑटो वाला अगर निकलता है तो उसके ई चालान आ जाते हैं, उसका फोटो खिंच जाता है और 11 बजे रात का भी ई चालान बताया जाता है। तो एक तो उसका नियम बने कि साहब सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये नियम फॉलो रहेंगे। उसके बाद रात के समय में तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी क्यों नहीं हो, वो भी लाल बत्ती का नियम फॉलो नहीं करती। अब आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? आपने चुनाव बहिष्कार की बात करी, इसके आगे भी और आप क्या करने जाएंगे भविष्य में? अगर देखिए, हम इंदौर शहर में, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को भी, हमारे भाइयों को भी, कि हम इंदौर के अंदर 25,000 ऑटो रिक्शा है, 25,000 ऑटो चालक इस समय हमारे साथ है। 12,500 से ऊपर ऑटो चालकों ने रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवा रखा है। अभी हमने 9 मई को आरटीओ का जब घेराव करा तो 7-8 हजार ऑटो चालक हमारे साथ उपस्थित हुए, खड़े हुए एक साथ।
आज वो सब ऑटो चालक पीड़ित है। और अभी हमने एक पत्रक भी निकाला है जिसको हम सभी जगह बांट रहे हैं। ये प्रत्येक ऑटो चालकों को ये पत्रक बांट रहे हैं। इसके अंदर साफ लिखा है 28 जून ऑटो रिक्शा की एक सभा कर रहे हैं हम मंगलवार के दिन दशहरा मैदान पर। साथ में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने आवेदन निवेदन हाथ जोड़ के विनती जो हमको करना थी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी बात रखी, वरिष्ठ नेताओं तक भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आप नोटा की भी तो अपील कर सकते हैं। देखिए, नोटा दबाना आपका कहना सही है, लेकिन हम नोटा की तरफ हम जाना ही नहीं चाहते, बूथ पे वोट डालने नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतना परेशान हो चुका है, 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं मिल रही। आप बताइए, सारा ऐसा लगता है जैसे ऑटो रिक्शा वाला नहीं हुआ एक आतंकवादी हो गया, उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। व्यक्ति 2 वक्त की रोटी नहीं कमा रहा। आप बताइए, इतनी आज के समय में ऑटो में कौन बैठता है? जिसको अस्पताल जाना हो वो ऑटो रिक्शा में बैठेगा, जिसको ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, वो ऑटो रिक्शा में बैठेगा। यदि जनरल आदमी को जाना है तो सिटी बस में बैठता है, किराया बचाता है। ई रिक्शाएं चल रही हैं जिनका रोड भी इन्होंने अभी तक प्रशासन ने तय नहीं करा है कि ई रिक्शा जो आपने चालू करी उसका मार्ग आप तय करो। ई रिक्शा पूरे शहर में घूम रही है, उनका कोई बहुत सारी चीजों से ऑटो रिक्शा वालों की सवारी पर संकट आ गया है। ऑटो रिक्शा इंदौर शहर की मां अहिल्या की नगरी की पहचान है। रिक्शा की पहचान मैंने समझता हूं मध्य प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो रिक्शा ऑटो रिक्शा इंदौर में पहचानी जाती है। दूसरा, ऑटो रिक्शा वाला समाज सेवा वाला होता है। आप देखिए, अगर कोई मरीज है बेचारा, वो अगर अस्पताल जा रहा है तो ऑटो रिक्शा वाला झट से ये नहीं पूछता कि मैं अस्पताल नहीं ले जाऊंगा, वो उसकी मदद करता है, उसको गाड़ी से उतरकर अपनी रिक्शा में बैठाता है, अस्पताल ले जाता है, अस्पताल के अंदर तक उसको छोड़ता है। कोई अगर सवारी लेकर के ट्रेन में बैठने जाता है रेलवे स्टेशन, तो उसकी सवारी का उसका सामान तक ऑटो रिक्शा वाला उठा करके देता है। तो जब इतनी ईमानदारी से वो समाज सेवा, उसको समाज सेवा भी कहेंगे, बदले में वो उसका जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके मैक्सिमम किराया वो लेता है उनसे, जो कि उसके परिवार के लिए जरूरी भी है। अब उसमें भी अगर काटछाट हो जाएगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा? वीरेंद्र जी, एक और प्रश्न मेरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। जी, आप विगत 15-20 वर्षों से समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े हुए हैं। अभी संघ के प्रायोजित प्रत्याशी कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपकी बात, 1 मिनट अब आपकी बात यहाँ काटूंगा। बात प्रत्याशी के रूप में नहीं आती है। संगठन का काम है किसको आगे लाना, किसको पीछे ले जाना। हम तो कहीं आपको ऐसी पीड़ा नहीं होती है कि आपको टिकट नहीं मिला, टिकट एन वक्त पे कट गया, या आपने, हर व्यक्ति जो आज पार्टी से जुड़ा होता है, पार्टी से अपेक्षा होती है कि ये जो नगरीय चुनाव होते हैं कम से कम इनमें तो मौका मिले, क्योंकि इनमें आप 85 वार्डों में 85 लोग काम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी भी कोई पीड़ा रही है? देखिए, मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं आपके मंच से। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। मैं आपको इसका जवाब ये देता हूं कि अगर मुझे पार्षद के टिकट की लालसा होती या मैं पार्षद के टिकट के लिए लाइन में लगा होता बहुत बड़े पैमाने पर, तो मैं अपने वार्ड के अंदर ही ऑटो रिक्शा वालों को इकट्ठा करता। मैं आज पूरे शहर के ऑटो रिक्शा वाले मेरे साथ जुड़े हैं। पूरे इंदौर शहर के 25,000 ऑटो चालक मेरे साथ आज जुड़े हैं। सभी की राजनीतिक विचारधारा एक नहीं होती है। कोई कांग्रेसी भी होगा, कोई आप पार्टी का भी होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। देखिए, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारे यूनियन का नाम है भगवा ऑटो यूनियन। अब आप इससे समझ सकते हैं कि भगवा ऑटो यूनियन यदि नाम है तो वो एक समाज सेवी संगठन होगा, एक सामाजिक संगठन तो नहीं होगा। समाज सेवी भगवा शब्द जहाँ पे आ गया वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पूरक है वो। मेरी बात सुनिए, भगवा सूरज की लालिमा है। आज सूरज देवता जब प्रकट होते हैं तो उसकी लालिमा से भगवा प्रकट होता है। तो अब आप सूरज देवता को भी किसी पार्टी में डाल सकते हैं क्या कि सूरज भी जो है भारतीय जनता पार्टी का है या आरएसएस का? ऐसा नहीं है। भगवा एक साफ सुथरी छवि का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु क्यों माना? हम फिर से उसी प्रश्न पे आते हैं वीरेंद्र जी कि कहीं आपको लगता है कि एक सीधे बतौर जनप्रतिनिधि चुन के आप सेवा करें? नहीं राजेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं।
मेरा उद्देश्य शुरू से समाज सेवा रहा है और मेरा उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको कहीं तो न्याय उम्मीद मिले। रही होगी कि आपको टिकट मिले। टिकट की कोई उम्मीद मैंने लगाई भी नहीं। आपने क्या नामांकन भरा था? मेरी बात सुनिए, नामांकन मेरे पास कुछ मेरे दोस्त लोग आए थे कि यार नामांकन भरना चाहिए, आप उम्मीदवार हो सकते हो। मैंने उनसे भी कहा कि देखो संगठन जो हमारे यहाँ संगठन तय करता है, संगठन जिसको आगे करेगा वो आगे हो जाता है और बाकी सब लोग उसके साथ हो जाते हैं। आप जब फॉर्म भरने गए थे नहीं, तो संगठन में आपने किसी को सूचित किया था? मैंने संगठन के वरिष्ठ नेताओं का भी मेरे पास फोन आया था कि वीरेंद्र जी आपको प्रयास करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि जो भी आपको उचित लगे आप मेरे लिए आदेश करें। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ राजेश जी। आज भी मैं ना तो कोई मेरा प्रॉपर्टी में कोई कामकाज है, ना मैं कोई अवैध कब्जे करता हूँ, ना मेरा कोई दारू दंगल का कोई काम है। मेरी स्वच्छ छवि है। पिछले 7-8 सालों से आप देख रहे हैं मैंने भगवा कुर्ता पहन रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं अभी कोई 70-80 साल का नहीं हो गया हूँ, 60 साल का नहीं हो गया हूँ। मेरी उम्र अभी 42 साल है और मैंने पिछले 7-8 साल से अगर भगवा कुर्ता अपने धारण कर रखा है तो आप सोच सकते हैं कि मेरी छवि क्या होगी। वैराग्य वाला स्वभाव हो गया। आपको टिकट मिले तो कोई दिक्कत नहीं और नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम समाज सेवा का है और वो मैं निरंतर करता रहूंगा। मैं जनता की आवाज बनता रहूंगा और जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ आज भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ी संख्या में ऑटो चालक जुड़े हैं, जो कि इंदौर में 25,000 ऑटो चालक है, उनका परिवार है। अगर हम उनके परिवार समेत जोड़े तो 1 लाख से ऊपर के लोग होते हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।